वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज सुबह से हम लोग एक न्यूज देख रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस द्वारा मतलब हैदराबाद पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो इनकी एक मूवी रिलीज हुई थी पुष्पा 2। उसकी जब रिलीजिंग डेट थी 4 दिसंबर को, जब वो रिलीज हुई थी तो एक थिएटर का नाम है संध्या थिएटर। ठीक है, वहां पर ये उस मूवी को देखने के लिए गए थे। बहुत फेमस इनका डायलॉग है उस मूवी में, उसकी जो पुष्पा 1 जो आई थी उसमें, कि झुकेगा नहीं। तो भाई कानून के आगे तो खैर खैर मूवी अलग होती है, हकीकत अलग होती है। ठीक है, मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम कहाँ थे, पूरा मैटर समझिए क्या हुआ। चलिए पूरा मैटर जानते हैं। और इनको साथ साथ जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। चलिए पूरा मैटर हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। 4 दिसंबर को जल्दी से आपको क्विक व्यू कराता हूं कि पूरा मैटर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग उसका लीगल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि लीगल एस्पेक्ट में क्या क्या इसमें फॉलो किया गया और क्या क्या चीजें आगे हो सकती हैं। ठीक, मैटर क्या है कि 4 दिसंबर को एक थिएटर संध्या थिएटर में पुष्पा 2 मूवी लगी हुई थी। उसकी रिलीज डेट पे खुद अल्लू अर्जुन, कब, 4 दिसंबर को। ठीक, थिएटर का नाम था संध्या थिएटर। संध्या थिएटर, जिसमें क्या हुआ, अल्लू अर्जुन खुद ही वहां पर मूवी देखने के लिए, जैसे कि एक्टर जाते हैं वैसे ये वहां पर पहुंचे, लेकिन ऐसा कोई इंतजाम नहीं था, जिसके वजह से वहां पर भगदड़ हो गई। और भगदड़ होने पे, जैसे किसी एक्टर के पहुंचने पे बहुत भीड़ लग जाती है, उसी भीड़ में भगदड़ हो जाती है। और भगदड़ में एक महिला जिसकी एज 35 साल थी, रेवाथी नाम की एक महिला थी जिनकी एक 35 साल थी, जिनकी डेथ हो गई। ठीक, और उनके साथ साथ इनका सन था जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, जिसकी उम्र 8 या 9 साल बताई जा रही है। सन अभी भी एडमिट है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, एफआईआर होती है। एफआईआर में किन किन के नाम डाले जाते हैं। एफआईआर में अल्लू अर्जुन का नाम डाला जाता है, जो इस मूवी के एक्टर हैं, जिनकी आने की वजह से हुआ था। इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनका नाम डाला जाता है। और साथ साथ थिएटर के मालिक और मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट टीम जो थिएटर थी, इनके नाम पे एफआईआर की जाती है। किन धाराओं में, सेक्शन 105 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 118 का 1 किसका, भारतीय न्याय संहिता था। ठीक है, सेक्शन 105 कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और सेक्शन 118 का 1 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, चलिए इनमें एफआईआर होती, मेन धाराएं यही थी। जैसा कि न्यूज में सुनने को आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट हम लोग देखें तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यस, 105 और 118 का 1 भारतीय न्याय संहिता। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 4 दिसंबर के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज 13 दिसंबर को पुलिस अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट कर लेती है। इससे पहले पुलिस ने थिएटर के एक को ऑनर को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें कौन कौन अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक, 4 लोग, अल्लू अर्जुन को मिला के, एक्टर को मिला के। अरे बहुत फेमस एक्टर हैं भाई, बहुत बढ़िया मूवी है पुष्पा 2 इनकी। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन सब चीजों का ध्यान दें। ठीक है, ऐसे ही किसी को छोड़ा नहीं जा सकता कि भाई उनकी पर्सनली क्या गलती है। अरे लायबिलिटी है भाई, लायबिलिटी है। ठीक, किस किस को अरेस्ट किया गया, को ऑनर, ठीक है, या को पार्टनर ऑफ द थिएटर, जो पार्टनर का थिएटर था, एक ऑनर था, उसको अरेस्ट कर लिया गया ऑलरेडी। उसके बाद में थिएटर के मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया है, और एक और थिएटर से ही लिंक है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। चौथा जो इसमें अरेस्ट हुआ है वो अल्लू अर्जुन जी का हुआ है। ठीक है, आज 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन का अरेस्ट हुआ। हाँ, चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के जो है उनके पास गए और उनको पहले अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पहले वो पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेने के बाद फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद कौन सी कोर्ट में, नामपल्ली कोर्ट में उनको हाजिर कर दिया गया। ठीक, नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया।
ठीक, ये पूरी कहानी है। अब इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पूरा चलता कैसे है। मैटर हमें समझ में आया, एफआईआर कौन सेक्शन में हमें समझ में आई। ये कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ऐसी एफआईआर जिसमें सजा 5 साल से 10 साल तक है और लाइफ इंप्रिजमेंट भी है। ठीक है, तो ये सारे अपराध कौन से हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? दूसरी, कॉग्निजेबल, ठीक है, संज्ञेय अपराधों में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, मैं उनको बता देता हूं जो लॉ को मतलब लॉ बैकग्राउंड से नहीं है। अपराध 2 टाइप के होते हैं। वैसे अपराधों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो अपराध जिसमें एफआईआर हुई है, किसी की डेथ हुई है, ठीक है, रेवाती की उसमें डेथ हो गई थी उस भगदड़ में, ठीक है, जैसे स्टैम्पेड बोलते हैं, भगदड़ में डेथ हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ, ये कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये संज्ञेय अपराधों में आता है। संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पीओ विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 35 पावर देता है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हो। तो सेक्शन 35 में, किसका 35, इसके लिए मैं ये बताना भूल गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो उसका जो प्रोसीजर है कि उस ऑफेंस के लिए पहले वो अपराध है, ये कहां दिया हुआ है, वो अपराध है ये दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। अब इसमें पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा, कब उसको अरेस्ट कर सकते हो, अरेस्ट करने के बाद क्या क्या करना है, वो सारा प्रोसीजर हमारा दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तो सबसे पहले उसके सेक्शन 35 का रोल आता है कि ये ऐसा अपराध था जो संज्ञेय अपराध था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो पुलिस के पास पूरी पावर थी कि वो खुद इसकी अरेस्ट कर सकते थे बिना वारंट के, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, सेक्शन 35 के बाद इसके बाद रोल प्ले होता है सेक्शन 53 में क्या होता है, जिसको भी आपने अरेस्ट किया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 53 में क्या दिया हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो ऐसे ही पुलिस वाले जो है उनको अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके गए। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 53 में। 53 के बाद फिर सेक्शन रोल प्ले होता है सेक्शन 57 क्या कहता है, जिसको भी अरेस्ट किया है उसको एज सून एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना होगा। कोई भी पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकते, जितनी जल्दी हो उन्हें मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। ठीक है, तो सेक्शन 57 ये बोलता है। इसी के साथ सेक्शन 58 बोलता है कि कभी भी 24 घंटे से ज्यादा डिले नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस ने क्या किया, आज ही अरेस्ट किया, आज ही मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया। भाई हाईलाइट केसेस होते हैं, बड़े बड़े केसेस होते हैं, इनमें पूरा प्रोसीजर एज इट इज फॉलो करना होता है। ठीक है, वैसे कोई छोटा मोटा होता, कोई और होता, तो उसमें चाहे आज अरेस्ट कर ले कल पेश कर देंगे, कोई बात नहीं, 24 के अगर 25 घंटे भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इनके में ऐसा नहीं हो सकता। 57 बोलता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको उन्हें हाजिर करना है। 58 बोलता है 24 घंटे से डिले नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर तो हाजिर करना ही करना है। कोई भी पुलिस वाला अपने पास किसी भी एक्यूज पर्सन को या अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे ज्यादा नहीं रख सकता। उसके बाद में क्या हुआ, जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किए गए नामपल्ली, क्या नाम था, नामपल्ली कोर्ट में, जब ये नामपल्ली कोर्ट में जब ये हाजिर किए गए तब क्या हुआ। ठीक है, नामपल्ली कोर्ट में जब तक इन्हें ये हाजिर किया जा रहा था ना, क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया था 4 दिसंबर का, 4 दिसंबर को ही एफआईआर हो गई होगी, 5 दिसंबर को एफआईआर होने पर इनका नाम होगा। इन्हीं दौरान अभी तक 13 तारीख तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेशिंग ऑफ एफआईआर, ठीक है, सेक्शन 482 तो पहले था, 528, ठीक है, सेक्शन 528 में ये कहां गए, ये क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के लिए गए। अल्लू अर्जुन क्वेशिंग ऑफ एफआईआर मतलब इनहेरेंट पावर। ठीक है, 528 सेक्शन 528 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट बताता है, जो भी कोई पावर जो कहीं नहीं दी है वो पावर इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये हाई कोर्ट गए थे, तेलंगाना हाई कोर्ट, किस लिए, क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, कि जो मेरे नाम पे एफआईआर हुई है उसको क्वेश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में इनका फेवर जजमेंट नहीं मिला।
ठीक है। अब नहीं मिला तो क्या हुआ, तो इनको ये प्रोसीजर से अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद नामपल्ली कोर्ट में हाजिर किया गया। नामपल्ली कोर्ट में हाजिर होने के बाद, क्योंकि ये 528 में रोल प्ले नहीं कर पाया, मतलब इन्हें क्वेश्चनिंग ऑफ FIR नहीं हुई, तो इस वजह से क्या हुआ, इन्हें नामपल्ली कोर्ट में ये हाजिर हुए। ठीक, अगर ये रिलीफ मिल जाती तो यहां पर इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। क्योंकि इन्हें ये रिलीफ नहीं मिली हाई कोर्ट में, तो पुलिस ने अपना पूरा रोल ये प्ले किया। जब नामपल्ली कोर्ट में इनको हाजिर किया गया होगा, तो नामपल्ली कोर्ट को क्या हुआ, सेक्शन 187 में पावर है, क्या है, नामपल्ली कोर्ट को, किसी भी कोर्ट, मतलब नामपल्ली नहीं, किसी भी कोर्ट को 187 में पावर है कि कोई भी आदमी जब उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीट इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उनको वो भेज दिया जाता है। ठीक, इनके पास, मजिस्ट्रेट के पास आता है। मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है 187 में कि उसको कस्टडी में भेज सकते हैं। कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन के लिए कस्टडी में भेज सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम 15 डेज। इसी में कोर्ट ने इनको, क्या, कस्टडी कोई सी भी हो सकती है, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस को सौंप दिया जाएगा आदमी, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल भेज दिया जाएगा। यहां पर कोर्ट ने इनको मैक्सिमम 15 दिन का है, 14 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी। ठीक है, कोर्ट के पास पावर थी कि 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, मैक्सिमम 15 दिन तक की दे सकते थे। कोर्ट ने 14 डेज की पुलिस कस्टडी, पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी। कहने का मतलब अब 14 दिन जेल रहना पड़ेगा। ठीक, यहां तक अभी तक स्टेटस ये है। ठीक, स्टेटस क्या है कि आज कोर्ट ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया कि अब जेल जाओ। अब क्या इनके पास ऑप्शन है, ऑब्वियसली, ठीक है, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR हुई नहीं, वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, वो उससे फायदा नहीं मिला। अब क्या है, अब अरेस्ट भी हो गए हो, तो है हम रेगुलर बेल के लिए, मतलब ये रेगुलर बेल के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बेल का हम लोग देखते हैं। अपराध जो है 2 तरीके के होते हैं। अपराध जो है, कोई भी अपराध होगा, ऑफेंस, या तो वो बेलेबल होगा या वो नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, बेलेबल अपराध वो होते हैं जिसमें आप बेल एज ए राइट क्लेम कर सकते हैं, और नॉन बेलेबल वो होते हैं जिसमें बेल ऑन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है, अगर बेलेबल अपराध होता है तो आपको खड़े खड़े बेल मिल जाती है। वहीं सेक्शन 478 BNSS में आप बेल डालेंगे, तुरंत बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ऑन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है, नॉन बेलेबल केस में अरेस्ट हो गए हैं तो रेगुलर बेल, मतलब 2 ही प्रोविजन है अरेस्ट होने के बाद। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में डालोगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट कौन सी होते हैं, CJM तक जो आती हैं, ठीक है, JM फर्स्ट क्लास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके में डालोगे बेल के लिए तो आपका सेक्शन है 480। ठीक, 480 में। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जाते हो, है, सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में बेल के लिए जाते हो, तो आपके पास सेक्शन है 483। ठीक है, 483 में आप हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हो। जहां तक अपडेट नहीं है, जहां तक मुझे पता है कि 480 में ये आज बेल डाल चुके होंगे। जैसे ही पुलिस वालों ने इनको हाजिर किया होगा कि इनकी कस्टडी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी चाहिए, इनके एडवोकेट्स ने 480 में बेल डाली होगी। ठीक है, और 480 में इनको बेल नहीं मिली होगी। अगर ये रिजेक्ट हो गई है तो अब ये 483 में पहले कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे। कोर्ट ऑफ सेशन से अगर बेल मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो 483 में ही ये हाई कोर्ट बेल के लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 14 डेज तक ये नहीं जा सकते, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये कल ही शायद जाएं या जब भी जाएं, तो ये प्रोविजन, ये बेल के प्रोविजंस हैं जिनमें अब ये बेल के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, आपको जो है, जो सिचुएशन है, ये केस है, एज ए केस हम लोग इसको लिए और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कस किए कि कैसे क्या सारी चीजें होती हैं और कैसे हुई हैं। ठीक है, किन प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, गुड नाइट, बाय बाय। जैसा भी अपडेट होता है मैं अपडेट भी आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक, ऐसे ही आप चीजों को लॉ से रिलेट करके देखा करें। चलिए, थैंक यू सो मच।